हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हमारा जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा सबसे बेसिक चैप्टर है। जब तक हमें ये क्लियरली हम इससे सेटिस्फाई नहीं होते कि हमें क्लियर है या नहीं, तब तक पूरी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो हमें टफ लगती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या है? मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर वो सब्सटेंस है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। ठीक है, मैटर क्या होता है? जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और मास, जिसके पास अपना मास है और अपना वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, मैटर हम पढ़ते हुए आए हैं छोटी क्लासेस में। बेसिकली होता क्या है? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है, हमारे पास दो मैटर और आ गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है प्लाज्मा, और एक है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये हमारे हाईएस्ट, हमारे पास जैसे सॉलिड है, सॉलिड के केस में हमारे पास क्या होता है? सॉलिड्स क्या होते हैं? जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। ठीक है, और इनमें जो होती है क्या होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, किससे? थर्मल एनर्जी से। और अगर मैं गैस की बात करूँ, तो गैस के केस में क्या होता है? हमारे पास अपोजिट होता है। थर्मल एनर्जी इज सो मच ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड्स के केस में आते हैं, जो थर्मल एनर्जी है वो गैसेस के केस में आती है। और जो लिक्विड्स है वो हमारे कौन से स्टेट में होते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट में। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट्स में। इसमें क्या होता है? लिक्विड्स में जो हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, डेट इज इक्वल टू द थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये था हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या होती है? जो एटम्स को क्या करती है? एक दूसरे की क्लोज लाती है ना। जिसमें क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एटम्स को क्या करती है? क्लोजर लाती है। क्लोज, हमारे जो एटम्स है वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। और जो हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी में क्या होता है? हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो फार अपार्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की, उतने ही ज़्यादा हमारे मॉलिक्यूल्स जो है फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली मूव करने से क्या होगी? वो दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और एक मिक्सचर होते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ऑक्सीजन हो गया, H2 हो गया, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? दो। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? दो। तो ये एटम्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम्स मिलकर के हमारे पास, जैसे अगर मैं ओजोन की बात करूं, तो ओजोन किससे बना है? O2+O से। नीसेंट ऑक्सीजन है ये, है ना। तो तीन एटम से मिलके बना है हमारे पास ओजोन। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। उसके बाद अब हमारे पास क्या होते हैं? कंपाउंड्स। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? होल केमिस्ट्री किस पे डिपेंड है? कार्बन हाइड्रोजन पे ही। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ, तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं।
नॉन मेटल्स और मेटल्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी बात करते हैं? मेटल्स की बात करते हैं जनरली। मेटल्स की बॉन्डिंग किसके साथ होती है? नॉन मेटल्स के साथ। तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? मेटालिक होते हैं। कोई भी मेटल ले लो, सिल्वर, गोल्ड, ऑरम। ऑरम और गोल्ड एक ही चीज़ है। ठीक है। सोडियम ले लो। ये सब क्या है? हमारे मेटल्स है। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं ना हम, जो डायनल डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है। जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब नॉन मेटालिक कौन होते हैं? जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब हमारे क्या है? एक तरह से नॉन मेटल्स। ठीक है। अब उसके बाद अब मिक्सचर की बात करें। अब मिक्सचर हमारे कौन कौन से होते हैं? होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस से ही पता है कि जो हमारे मिक्सचर होंगे वो कैसे होंगे, उनकी जो कंपोजिशन होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। ठीक है। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनकी जो कंपोजिशन क्या होती है? डिफरेंट कंपोजिशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। डिफरेंट कंपोजिशन। और क्या बोल सकते हैं इसको? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि हमने मैटर से स्टार्ट किया है। मैटर हमारे पास कितने 5 टाइप्स होते हैं आजकल। ठीक है। लेकिन हम मेनली कंसिडर जो करते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस को ही करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। जो केमिकल क्लासिफिकेशन में होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। इनकी भी अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो एलिमेंट कंपाउंड। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो मेटालिक होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं। ये कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद हम मिक्सचर की क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनियस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने कुछ बेसिक बताना था। जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपना मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, मोल टर्म जैसे हम डिफाइन करते हैं ना, जैसे हम शॉप पे जाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं हमें 1 डज़न बनाना दे दो। 1 डज़न बनाना। 1 डज़न बनाना का बेसिक मीनिंग क्या है? 12 बनानास। है ना? अगर 1 डज़न बनाना बोलेंगे तो उसका मतलब क्या है? 12 बनानास हमें रिक्वायर्ड है। उसी तरह से मोल कॉन्सेप्ट क्या है? जो मोल है, मोल टर्म जो है, दैट इज सिमिलर टू द दैट इज सिमिलर टू द सिमिलर टू द क्या बोल सकते हैं? सिमिलर टू द टर्म्स। जैसे जो मेजरिंग टर्म्स होती है, हम मेजर कर रहे हैं। सिमिलर टू द टर्म्स मेजरिंग। ठीक है। जो हम मेजर करते हैं, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो अगर हम बात करें 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10 रेज टू दावर 23 एटम्स। ठीक है। हमारा 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स, डेट इज Na। Na क्या होता है हमारा? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। उसके बाद ये तो था हमारा 1 मोल। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 1 मोलर मास। 1 मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। ठीक है। 1 मोल का मास। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? तो उतना ही मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मास। ठीक है। मतलब इतने एटम्स और जो हमारा मोलर मास, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर मास। ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑर्डर देखूं, ऑर्डर, तो हमारे पास ऑर्डर क्या आता है? सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मतलब जो हाईएस्ट मेजरिंग पावर है, वो किसकी होती है? मोल्स की। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर? कौन बड़ा होता है? मीटर। तो सेम यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? मोल आता है। मोल के बाद हमारे पास क्या आता है? मोलर मास आता है। मोलर मास के पास बाद हमारे पास क्या आता है? एएमयू आता है। मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी। मोल तो मैंने बता दिया है कि हमारा मोल क्या होता है? डेट इज मास ऑफ 1 मोल।
दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻²⁻20। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। ठीक है। अब एएमयू, एएमयू को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना हुआ? 1 एएमयू। समझना आप कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन डेट इज इक्वल टू 1 एएमयू। अगर मैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ अगर मैं हीलियम ले लूँ तो क्या बोलेंगे इसको? 4 एएमयू, है ना। प्रॉपर्टी जो है सभी सेम है, रिजल्ट इनका सेम ही आएगा। बट अगर हम इनका ऑर्डर बताएं तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो होती है मोल, फिर मोल मास, देन एम। ठीक है। तो हम जो एएमयू को डिफाइन करते हैं वो सिर्फ एटम्स के केस में करते हैं, एटम्स के केस में। अब अगर मैं एक और बताऊं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ लिथियम, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो कितने एटम्स होंगे? 7 एएमयू। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एएमयू। अगर हम मैं 1 एएमयू को भी फर्दर डिफाइन करूं तो 1 एएमयू हमारे पास क्या होगी? 1/12 पार्ट ऑफ C12। अब C12 क्या है? C12 जो है कार्बन C12, वो हमारा बेसिक रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में हम इन प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। अब हमने कार्बन C12 भी क्यों चुना है? क्योंकि जो कार्बन C12 आइसोटोप है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मीनिंग क्या है? कि जो उसकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो सेम होती है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो होती है वो सेम डिफरेंट होती है सिस्टम की, तो वो क्या होते हैं? आयनाइजेबल होते हैं या वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट यूनिट है हमारी वो क्या है? एएमयू। और मोलर मास, अगर मैं मोलर मास को डिफाइन करूं तो मोलर मास हमारा क्या होगा? मोलर मास, मोलर मास इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स हैवियर ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12। ये मैंने मोलर मास को किसके साथ डिफाइन किया है? बेसिक यूनिट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C12। ठीक है। अगर मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलूँ तो मोलर मास क्या होता है? डेट इज मास ऑफ 1 मोल। ठीक है। अगर मैं उसको सिंपलेस्ट यूनिट के साथ डिफाइन करूँ, जो हमारी सिंपलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C12। ठीक है। ये तो था हमारा मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए कि मोल क्या होते हैं, मोलर मास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर मास डेट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास डेट इज मॉलिक्यूलर मास। एएमयू मैंने बता दी है आपको, एटॉमिक मास यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। उसके उससे छोटी यूनिट जो है वो क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C12। ये हमारी रेफरेंस है। ठीक है। उसके बाद अब हमें पता लग गया है कि हमें मोल्स क्या होते हैं। अब मोल्स को हमें फाइंड आउट ज़रूरी होता है करना। हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें पता होता है कि कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें मोल्स की जो कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल्स को। अगर हमें मोल्स पता लग जाते हैं, ठीक है, मोल्स पता लगने से हमारे पास क्या क्या एडवांटेज होंगे कि हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं, मास फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कि अगर मोल से हमें गिवन मास में जाना हो, हमें मास निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? उसके मोलर मास से। ठीक है। और अगर हमें रिवर्स जाना हो तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब हमें अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, हमें मोल्स पता है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22.7 लीटर से। और अगर हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे से वॉल्यूम, जो उसका गिवन वॉल्यूम हो। अब उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
अगर हमें मोल्स पता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। अगर हमें रिवर्स में जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें नोन है तो हमें मोल्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया कि मेरे पास क्या है 12 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस है, 12 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने जैसे ही आपको टेबल बना के दिखाया है, हमें बस ये ट्रिक यहाँ पे यूज़ करनी है, ये हमारी क्या है, ट्रिक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें 12 ग्राम गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है हमें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास से हम कहाँ जाएंगे, मोल्स की तरफ। मोल्स की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके मोलर मास से। तो N2 का मोलर मास क्या है, 28। एक एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना है, 14। तो दो नाइट्रोजन के जो एटम है उनका मास कितना होगा, मतलब नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, 28। दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 12 है ना, तो 2 6 12, दैट इज इक्वल टू 3/7 मोल। ठीक है, तो ये है हमारे पास। एक और क्वेश्चन करते हैं ट्राई, कि अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 22.7 लीटर ऑफ N2 गैस गिवन है हमें। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 22.7 है, 22.7 हमें गिवन वॉल्यूम है, क्या है ये, गिवन वॉल्यूम है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, 22.7 से। तो 22.7 से हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आएगा, 1 मोल्स। 1 मोल्स हमारे पास आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन टेबल है, दैट इज कन्वर्जन टेबल। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है ना, तो हम गिवन मास तक फाइंड आउट कर सकते हैं और वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे अब PYQs जो हमारे नीट में आए हुए हैं। अगर हमें ये टेबल लर्न हो जाएगा ना, तो ये क्वेश्चंस तो हमारे लिए चुटकियों का काम है, इनमें मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता है, अगर हमारी प्रैक्टिस हो तो हम ट्राई करते हैं इसको। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या बोला है कि 1 ग्राम ऑफ H2 हैज़ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें 1 ग्राम H2 गैस दी हुई है, 1 ग्राम। हमें क्या निकालना है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्वेश्चन 2 पे आ गए। अब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, इस चीज सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो हमें वहाँ पे क्या गिवन था क्वेश्चन में, 1 ग्राम H2 गैस। ये 1 ग्राम अगर हमें गिवन है तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें गिवन है 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से हम कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 ग्राम है और हाइड्रोजन का मास कितना है, 2। हाइड्रोजन का मास कितना है, 2। 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, 0.5 मोल। हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, कितने निकले हमारे नंबर ऑफ मोल्स, 0.5 मोल। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ऐसे कौन सा एटम है जिसकी मोल्स जो है 0.5 के बराबर आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई करते हैं, कितना है, 14। 14 बाय कितना है ये, एक नाइट्रोजन के एटम का जो मास है वो कितना है, 14 है, तो दो का कितना हो जाएगा, 28। तो 28 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। 1/2 डेट इज इक्वल टू 0.5 मोल। और अगर हम सेकंड की बात करें तो 18 है, वाटर जो है, वाटर का जो मास है कितना होगा, 18।
18 है। अच्छा एक चीज़ और, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम एटम्स की बात करते तो एटम्स के केस में हम क्या करते हैं, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे हम मोल्स की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स। व्हाट इज एटॉमिसिटी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, कि कितने एटम्स हैं हमारे इस मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हमने एटॉमिसिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो 18/18 दैट इज इक्वल टू कितना, 1 मोल। उसके बाद सी 16 है, 16 बाय इसका अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का कितना होता है एक एटम का, 16, और कार्बन का कितना होता है 12। तो ये कितना हो गया, 28। 28 28 होगा, तो अगर हम इसको करेंगे डिवाइड, 18 है, 16 समथिंग कितना होगा, पॉइंट कुछ होगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे 0.57, 0.57 इतना। ठीक है, अगर मैं डी की बात करूँ तो डी में क्या है, 28 है, 28/28 डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 मोल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, 0.5 मोल किस केस में आ रहा है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉल। ठीक है, तो हम ऐसे उस टेबल को, जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो यही है, हमारा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें कन्वर्जन आनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, फर्स्ट क्वेश्चन रह गया जैसे ही है। अब इस केस में भी हमें क्या करना है, चूज द वंस विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन का कितना था, 0.5 मोल हमने निकाला था, सेम यहाँ पे भी जिसका मैच कर जाएगा वो क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम। अब हमें भी जैसे फर्स्ट में फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कितना, 212 ग्राम हमें कितना दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है, 106। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, देखिए नंबर ऑफ एटम्स, उधर हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, इधर हमारे पास एटम। अगर एटम्स है तो हम उनकी एटॉमिसिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो एटॉमिसिटी कितनी है इसकी, कितने एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन के हैं, एक कार्बन है, 4, 2 सोडियम के हैं, कितने हो गए, 6। 6। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एवोगैड्रो से नंबर मल्टीप्लाई किया तो हमारे कितने आए, इसको सॉल्व करने के बाद 12 एटम्स। ठीक है, अब बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, 248 डिवाइडेड बाय 62, कितने एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का है, 2 सोडियम का है, 3, 3 है, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पे सॉरी 12 Na, इतने एटम्स हैं हमारे पास, क्योंकि हमने क्या किया, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता है तो हम एवोगैड्रो नंबर से क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड का क्या होगा, इसका 12 सोडियम, 12 एवोगैड्रो नंबर। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मैंने एन ही रहने दिया एज इट इज़। ठीक है, और थर्ड के केस में 240/40 इंटू कितने एटम्स है, 1 2 3, 3 एटम्स है। फिर साथ में हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 18 एटम। अगर मैं डी की बात करूँ तो डी के केस में क्या है, 220 डिवाइडेड बाय 44 एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी 12 है ये, 12, 12/2 इंटू 2 इंटू एन, तो कितने हो जाएंगे, 12 Na एटम्स। और अगर मैं ई की बात करूँ तो 220/44 इंटू कितना एटम्स है, 3, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 15 एटम, 15 Na एटम्स। ठीक है, तो ये आया हमारे पास।
तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हमारे किस 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 के पास है, किस किस के पास है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे फर्स्ट, उसके बाद कौन है, ये सेकंड नंबर, उसके बाद कौन सा है, फोर्थ नंबर। तो हमारा आंसर क्या है, डैट हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ए बी एंड डी। ठीक है। यहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाले थे। तो हम इनको भी साथ में लिख सकते हैं, एन ए। एन ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम कहाँ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सब में आप एन ए लगा दो, मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, एवोगैड्रो नंबर से यहाँ पे भी हमने सबको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, शॉर्ट में किया हुआ है, क्योंकि हमें मतलब किससे है, इन्हीं से ही है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, फिर हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें तो हमें उसी से ही आइडिया मिल जाता है कि किसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स से ही। क्योंकि एन ए को तो हम तो भी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, हमने हमें अपनी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना करनी है। थर्ड क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो 4 मोल हमें गिवन है, हमें क्या निकालने हैं, एटम्स। तो हम क्या करेंगे इसको, हमें यहाँ पे डायरेक्ट ही गिवन है 4 मोल्स है, 4 मोल्स है, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4n। अब बी पार्ट में क्या है, हमें गिवन है 4u। 1u का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स, और कितने एटम्स है ये, 4। तो 4 डिवाइडेड बाय डैट इज इक्वल टू 1 Na। मैंने एवोगैड्रो से नंबर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 एटम्स है हीलियम के, तो हम 4 से ही क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है ना। यू क्या है, यू डैट इज इन टर्म्स ऑफ मास, मास गिवन है। ठीक है, और हीलियम का मास कितना होता है, 4। तो हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 1। उसको हमने क्या किया, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा सी, सी में भी सेम, हमें ग्राम दिया हुआ है, मास गिवन है, मास गिवन है, तो हीलियम का मास कितना है, 4। ये भी कितना आया, 1, हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 1। उसके बाद नेक्स्ट ही, अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन है। अब वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन होगा तो हम कहाँ क्या करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा। रिवर्स जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ही डिवाइड कर देंगे किससे, 22.7 से। ठीक है, 22.7 से डिवाइड कर देंगे। 22.7 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, नीचे 2 जीरो, ऊपर 1 जीरो। तो हमने कट किया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 0.1। 0.1 आया तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 0.1 है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस केस में है, इसमें ही। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ स्किप हो गया। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे हम, जैसे अगर हम फर्स्ट को देखें तो हमें 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ है। 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। 24 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, बाद में हम इनको करेंगे कैलकुलेट, पहले हम आगे करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1, और ऑक्सीजन का मास हमें कितना दिया हुआ है, 24। कितना दिया हुआ है, 24। बाय द वे 24 होता नहीं है, बट क्वेश्चन पता नहीं क्या था ये। ऑक्सीजन का मास कितना होना चाहिए यहाँ पे, 32। पर चलो, हमें अगर गिवन है तो हम कर ही लेते हैं ऐसे, 1/32 ही होगा ये।
क्योंकि 24 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम, तो दो का कितना होगा 32। ठीक है। सी। अब लिथियम का कितना दिया हुआ है हमें 1 ग्राम, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा 7। वर्ड डी नंबर, 1 ग्राम हमें सिल्वर का दिया हुआ है 108। ठीक है। अब हमारे पास ये आए, हम एटम्स की बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो मैग्नीशियम का एक ही एटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, दो। दो एटम्स है, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सब में सिंगल ही एटम है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 16। तो इधर क्या है 1/16। ठीक है। अब हमें पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम इनको एग्जाम में सॉल्व करने बैठेंगे तो डैट इज सो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा। तो हमें छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सबसे कम। जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है, मतलब उसका न्यूमरेटर क्या है, ज़्यादा। ओवरऑल वो क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस केस में होंगे 1/7। 1/7 किसका है, लिथियम। देन 1/16, 1/16 किसका है, ऑक्सीजन का। उसके बाद 1/24, 1/24 किसका है, मैग्नीशियम का। उसके बाद 1/108, 1/108 किसका है, सिल्वर का। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसका है, लिथियम। ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हम डिवाइड करने नहीं बैठेंगे, ऐसे तो डेसिमल प्लेसेस में हम करते जाएंगे तो भी हमें आइडिया नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज तो हो ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। Haber's process क्या होती है N2 in gaseous form plus rise of H2 gives twice of ammonia। ठीक है, ये सब हमारे गैशियस स्टेट में है। हमने ली चार्टलेस प्रिंसिपल में किया था कि इस रिएक्शन को, अमोनिया की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए हम क्या करते हैं हमारा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई, और टेम्परेचर हमारा क्या होता है, ठीक है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तभी हमारी अमोनिया की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। तो हमें किसके गिवन है, अगर मैं स्टोइचोमेट्रिक की बात करूँ तो जो नाइट्रोजन है इसका कितना है 1 मोल, और इसका कितना है H2 का 3 मोल, और अमोनिया का कितना है 2 मोल। हमें गिवन किसका है 20 मोल्स, हमें अमोनिया का गिवन है, और हमें पूछे हैं हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, ये कितने चाहिए हमें। ये क्या है हमारा लिमिटिंग रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। लिमिटिंग रीजन अगर हमें पता हो जाता है तो हम उसके बाद क्या करते हैं, अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो अगर इस केस में मैं बात करता हूँ हमारा लिमिटिंग रीजन कौन है, डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्री। मोल्स के केस में हम डायरेक्ट स्टोइचोमेट्री से डिवाइड करते हैं, कुछ नहीं है तो 1/1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये गिवन कितना है हमारे पास, पर हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स नहीं पता। ठीक है, हाइड्रोजन के मोल्स पता होंगे तभी हम उसको डिवाइड करते हैं उसकी स्टोइचोमेट्री से, तभी हमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगता है। ठीक है। तो हम इनके सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें गिवन है, किसका गिवन है हमें, अमोनिया का। तो अमोनिया से ही लेते हैं कि अगर हमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ H2, तो 1 मोल अगर अमोनिया की रिएक्ट करेंगे, 1 मोल ऑफ अमोनिया दैट इज 3/2 मोल्स ऑफ H2। उसके बाद हमें गिवन कितने हैं यहाँ पे 20 मोल्स। तो 20 मोल्स के लिए 20 मोल्स जब रिएक्ट होंगे, 20 मोल्स के लिए अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए 3/2 इंटू क्या 20, तो 2 10 कितने 30 मोल्स हमें हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड है यहाँ पे, कितने 30 मोल्स ऑफ H2। ठीक है। अमोनिया के कितने मोल्स थे 20, और हाइड्रोजन के कितने मोल्स हुए 30। ठीक है।
तो आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो अच्छे से, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।